वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 17 भारत की जलवायु। पिछले पार्ट में हमने अपने देश के आकृतिक आकार और उसके अंशीय विस्तार की जानकारी प्राप्त की। हमने देखा है कि उसके भू आकृतिक विभागों में न केवल विभिन्नता है अपितु उसमें भिन्नता भी है। इसमें से प्रत्येक कारक का भारत की जलवायु दशाओं जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन तंत्र और तथा वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। इस पाठ में हम भारत की जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। जलवायु दशाओं के क्षेत्रीय व मौसमी स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम भारत के ऋतु चक्रवात का भी अध्ययन करेंगे। हमारे देश की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। अंत हम मानसूनी की संकल्पना और उसकी विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। चूँकि हमारे देश में जलवायु संबंधित विभिन्नताएं तापमान की अपेक्षा वर्षा भर अधिक निर्भर करती है। अंत हम वर्षा के वितरण का भी अपेक्ष संक्षेप में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप भारत में पर्यायद्वीपीय जाने वाली क्षेत्रीय व मानसूनी विभिन्नताओं की उपयुक्त उदाहरणों द्वारा व्याख्या कर सकेंगे। भारत के विभिन्न भागों की जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के नाम बता सकेंगे। मानसून की अवधारणा तथा उसकी उत्पत्ति को स्पर्श कर सकेंगे। मानसून की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। विभिन्न ऋतुओं की जलवायु दशाओं के बारे में बता सकेंगे। भारत में जलवायु संबंधित विभिन्नताएं अपने भारत की आकृति, आकार, स्थिति तथा अंशीय विस्तार का अध्ययन किया है। साथ ही अपने भारत में तीव्र विभिन्नता वाले भू-आकृतिक लक्षणों का भी अध्ययन किया है। इसे जलवायु दशाओं में प्रादेशिक विभिन्नताएं पैदा हो गई है। तापमान, वर्षा तथा विभिन्न ऋतुओं के आरंभ व उनकी अवधि के संबंध में दक्षिण भारत की जलवायु दशाएं उत्तरी भाग की जलवायु दशाओं से काफ़ी भिन्न है। आइए इन जलवायु संबंधित विभिन्नताओं को करीब से देखें। जून के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में 45 सेल्सियस से तापमान महसूस किया जाता है, जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय भागों के दिन का तापमान 55 सेल्सियस तक हो जाता है। वही कश्मीर में गुलमार्ग तथा पहलगांव में ये मुश्किल से 20 सेल्सियस तक ही पाया जाता है। इसी प्रकार दिसंबर के महीने में करगिल या मद्रास, जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग चुंबन भारी ठंड का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहाँ रात के तापमान 40 सेल्सियस से तक गिर जाता है, जबकि थिरुवनंतपुरम के निवासी 27 सेल्सियस के तापमान का आनंद उठाते हैं। तटीय क्षेत्रों से देश के आंतरिक भागों की ओर जाने पर ताप परिसर में क्रमिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप कोंकण तथा मलबार तख्तों के साथ रहने वाले लोग ऋतुओं में स्पष्ट परिवर्तन का उस रूप में अनुभव नहीं करते जिस रूप में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में रहने वाले लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो अत्यधिक ठंड पड़ती है और ना ही अत्यधिक गर्मी। वर्षा के वितरण में भी उनकी ही अधिक विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। मेघालय में शीत चूड़ापुंजी में वार्षिक वर्षा लगभग 1080 सेंटीमीटर होती है, जबकि राजस्थान के मरुस्थल में शीत जैसलमेर में वार्षिक वर्षा केवल 20 सेंटीमीटर ही होती है। उत्तर पूर्वी भाग तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय मैदानों में जुलाई व अगस्त के महीनों में भारी वर्षा होती है, जबकि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर इन महीनों में बहुत कम वर्षा होती है। तालिका 17.1 भारत के मुख्य केंद्रों का औसत मासिक तापमान व वर्षा। तापमान सेल्सियस में और वर्षा मिमी में। केंद्र तालिका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेह -8, -7, -1, 9, 10, 14, 17, 12, 6, 0, -6।
वातावरण 10 8 8 5 5 5 13 13 8 5 0 5। शिंगलोंग तापमान 10 11 16 19 19 21 21 21 20 17 13 10। वर्षा 14 29 56 146 295 473 359 343 302 181 36 10। कोलकाता तापमान 20 22 27 30 30 30 29 29 29 28 24 20। वर्षा 12 28 34 51 134 290 331 334 253 129 27 4। दिल्ली तापमान 14 17 23 29 34 35 31 30 29 21 20 15। वर्षा 21 24 13 10 10 68 186 170 125 14 2 9। जोधपुर तापमान 17 19 25 30 34 34 31 29 29 27 22 18। वर्षा 5 6 3 3 3 10 31 8 31 57 3 2 2। मुंबई तापमान 24 24 24 28 30 29 27 27 27 28 27 25। वर्षा 4 2 2 2 18 465 613 229 286 65 18 2। महाबलेश्वर तापमान 19 20 23 25 24 29 18 18 18 20 20 19। वर्षा 5 4 5 25 17 440 2546 176 686 154 47 5। पुणे तापमान 21 23 26 29 30 28 25 25 25 26 30 31। वर्षा 3 1 2 14 27 127 159 97 130 76 31 4। नागपुर तापमान 22 24 28 33 35 32 28 27 28 27 23 31। वर्षा 11 23 17 16 21 222 376 286 165 55 28 10। बेंगलोर तापमान 22 23 26 27 27 25 23 23 23 23 29 20। वर्षा 9 7 11 45 107 71 111 137 164 53 71 13। चेन्नई तापमान 25 26 28 31 33 33 31 31 30 28 26 25। वर्षा 4 13 13 18 38 45 87 113 119 306 350 135। त्रिभुवन तापमान 27 27 28 29 29 27 26 26 27 27 27 27। नतपुरम वर्षा 23 31 29 106 208 356 223 140 138 273 206 75। ये देखिए भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन। ये देखिए चित्र में भी आपको पता लग जाएगा कि हवा कैसे कैसे बहती है और किस महीने में बहती है। चित्र को देखना आप। चित्र 17.1 भारत के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ की तिथियाँ तारीख भी दे रखी है। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रस्थान। ये देखिए चित्र 17.2 भारत के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के समाप्त होने की तिथि। समाप्त होने की तिथियाँ हैं मानचित्र में दे रखी हैं। चित्र 17.1 तथा 17.2 जो दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रमश आगमन के पीछे हटने की तिथि को दर्शाते हैं को ध्यान से देखिए। उससे आपको क्या समझने में मदद मिलेगी कि भारत के विभिन्न भागों में वर्षा ऋतु की अवधि विभिन्न है। आप इसे निष्कर्ष
पर पहुंचेंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा ऋतु की अवधि सबसे छोटी है तथा उत्तर पूर्वी भारत में सबसे लंबी है। देश की आकृति, आकार, स्थिति, अंशीय विस्तार, उसके भिन्न भूलक्षणों के कारण भारत के विभिन्न भागों में भिन्न जलवायु दशाएं पाई जाती है। जलवायु की विभिन्नता, तापमान, वर्षा की मात्रा, विभिन्न ऋतुओं के आरंभ होने वह उनकी अवधि में परिलक्षित होती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं। स्थिति एवं अंशीय विस्तार। भारत मोटे तौर पर 6 सेल्सियस उत्तर से 30 सेल्सियस दक्षिण अंशों के मध्य स्थित है। कर्कवृत्त देश के मध्य से होकर जाता है। विषुववृत्त वृत्त के पास होने के कारण दक्षिण भागों में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं। दूसरी ओर उत्तरी भाग गर्म शीतोष्ण पट्टी में स्थित है। अंत या खासकर शीतकाल में भिन्न तापमान पाए जाते हैं। समुद्र से दूरी। प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अंत भारत के तटीय प्रदेशों की जलवायु सम या अनुसमुद्री है। इसके विपरीत जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में स्थित है वह समुद्री प्रभाव से अछूते हैं। फलस्वरूप उन प्रदेशों की जलवायु अंतिम विषम या प्रायद्वीपीय है। उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ। हिमालय व उसके साथ ही श्रेणियाँ जो उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, भारत को शेष एशिया से अलग करती है। ये श्रेणियाँ शीतकाल के मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी और शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करती है। साथ ही वर्षा दैनिकी दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के सामने एक प्रभावी अवरोध बनाती है ताकि वह भारत की उत्तरी सीमाओं को पार न कर सकें। इस प्रकार ये श्रेणियाँ भारत उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के बीच एक जलवायु विभाजन का कार्य करती है। स्थलकृति। देश के विभिन्न भागों में स्थलकृतिक लक्षण वहाँ के तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा तथा वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। पिछले पाठ में दिए गए स्थलकृतिक लक्षणों को दिखाने वाले मानचित्र का अध्ययन कीजिए तथा स्थलकृतिक तापमान, पवनों की दिशा तथा वर्षा की मात्रा में विद्यमान पारस्परिक संबंधों को इस पाठ में दिए गए हैं। जलवायु मानचित्रों की मदद से स्वयं ज्ञात कीजिए। इससे आपको वह समझने में मदद मिलेगी कि पश्चिमी घाट में पूर्व में स्थित कर्नाटक व तमिलनाडु के आंतरिक भागों की तुलना में पश्चिमी तटीय मैदानों में वर्षा अधिक क्यों होती है। आप यह भी समझ जाएंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 भागों में विभक्त क्यों होती है। इसकी एक शाखा गंगा घाटी के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है तथा दूसरी ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ साथ पूर्व की ओर चली जाती है। अपने एटलस में मेघालय पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित कीप के आकार के चौपुंजी घाटी तथा उसके पास मैसिकराम की स्थिति ज्ञात कीजिए। इससे आपको यह समझने का सूत्र प्राप्त होगा कि मौसिनराम संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्यों है। मानसून पवनें। भारत में पवनों की दिशा के पूर्णतः बेड पे उलटने से ऋतुओं में अचानक परिवर्तन हो जाता है और कठोर ग्रीष्मकाल अचानक शुष्कता से प्रतिरक्षित वर्षा ऋतु में बदल जाता है। इस प्रकार दिशा बदलने वाली पवनों को मानसून पवनें कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऋतु। इन पवनों का भारतीय जलवायु पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि उसे मानसूनी प्रभाव की जलवायु कहा जाता है। मानसून को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी मानसून एवं उसका प्रभाव। शीतकाल में मौसमी दशाएं सामान्यतः उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित उच्च दाब क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश से ठंडी शुष्क पवनें दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत के घिरे हुए जलीय भागों पर फैले हैं। निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलने
लगती है। ये चूँकि ये पवनें ठंडी व शुष्क होती है, अंतवर्षा नहीं करती तथा इन पवनों के प्रभाव से मौसमी दशाएं ठंडी व शुष्क रहती है। अंत पूर्वी मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और कोरोमंडल तक पर वर्षा करती है। वास्तव में ये पवन स्थायी या भूमंडलीय पवनें हैं जिन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। भारत में मूलतः ये स्थलीय पवनें हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं उसका प्रभाव। ग्रीष्मकाल में भारत का उत्तर पश्चिमी भाग ऊंचे तापमानों के कारण अत्यधिक गर्म हो जाता है। इस समय सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल उत्तर पश्चिमी भाग में बल्कि प्रायद्वीपीय को घेरने वाले जलीय भागों में भी वायुमंडलीय दशा एकदम उलट जाती है। फलतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का स्थान दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें ले लेती है। चूँकि ये पवन गर्म समुद्र के ऊपर से बहने के कारण आर्द्र हो जाती है। अंत आर्द्रता से लदी हुई ये पवन भारत के अधिकांश भागों में दूर दूर तक भारी वर्षा करती है। इन दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि जून से सितंबर तक की होती है। ऊपरी वायु परिसंचालन। भारत में मानसून के अचानक आगमन का एक अन्य कारण भारतीय भूभाग के ऊपर वायु परिचलन के होने वाला परिवर्तन भी है। ऊपरी वायु तंत्र में बहने वाली जेट वायु धाराएं भारतीय जलवायु को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। पश्चिमी जेट वायु धारा तथा उसका प्रभाव। शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट वायु धारा अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण कटिबंधीय के ऊपर चलती है। ये जेट वायु धारा हिमालय की श्रेणियों द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इस जेट वायु धारा की उत्तरी शाखा इस अवरोध के ऊपरी सिरे के सहारे चलती है। दक्षिण शाखा हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में 25 सेल्सियस उत्तर अक्षांश के ऊपर पूर्व की ओर चलती है। मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि यह शाखा भारत की शीतकालीन मौसमी शाखाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जेट वायु धारा भूमध्य सागरीय प्रदेश से पश्चिमी विलोब को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है। उत्तर पश्चिमी मैदानों में होने वाली शीतकाल वर्षा का ओलावृष्टि तथा पहाड़ी प्रदेशों में कभी होने वाला भारी हिमपात इन्हीं विक्षोभों का परिणाम है। तत्पश्चात संपूर्ण उत्तरी मैदान में शीत लहरें चलती है। पश्चिमी जेट वायु धारा व उसका प्रभाव। ग्रीष्म काल में सूर्य के ऊपरी गोलार्ध में लंबवत होने के कारण उत्तरी वायु परिचालन में उलटफेर हो जाते हैं। पश्चिमी जेट वायु धारा के स्थान पर पूर्वी जेट वायु धारा चलने लगती है। तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण पश्चिमी जेट उत्तर की ओर खिसक जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इनकी भाग में पूर्वी ठंडी जेट वायु धारा विकसित हो जाती है। ये 15 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर चलती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के अचानक आने में मदद करती है। पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय पश्चिम प्रदेश से आते हैं। ये देश के उत्तरी मैदानों भागों व पश्चिमी हिमालय प्रदेश की शीतकालीन मौसम दशाओं को प्रभावित करते हैं। ये शीतकाल में थोड़ी वर्षा लाते हैं या थोड़ी सी वर्षा भी उत्तरी मैदान में गेहूं की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में पैदा होते हैं। इन चक्रवातों की तीव्रता तथा दिशापूर्ति तटीय भागों की मौसम दशाओं को अक्टूबर-नवंबर को दिसंबर में प्रभावित करते हैं। एल नो प्रभाव। भारत में मौसम दशाएं एल नीनो से भी प्रभावित होती है। ये संसार के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में शीत बाढ़ों व सूखों के लिए उत्तरदायी है।
नीनो एक सैकी गर्म समुद्री जलधारा है जो कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से कुछ दूरी पर दिसंबर के महीने में दिखाई देती है। पेरू ठंडी धारा को समझते इस तट के सहारे बहती है के साथ पर यह अस्थायी धारा के रूप में बहने लगती है। कभी कभी अधिक तीव्र होने पर यह समुद्र के ऊपर जल के तापमान को 10 सेल्सियस से तक बढ़ा देती है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय जल के गर्म होने से भूमंडलीय दबाव व पवन तरंगों के साथ साथ हिंद महासागर के मौसम पवनें भी प्रभावित होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1987 में भारत में भयंकर सूखा एल नीनो का ही परिणाम था। दक्षिण दोलन तथा उसका प्रभाव। दक्षिण दोलन मौसम विज्ञान से संबंधित वायुदाब में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरूप है। यह हिंद व प्रशांत महासागरों के मध्य पर्याय देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब वायुदाब हिंद महासागर से अधिक होता है तो प्रशांत महासागर पर यह कम होता है, अथवा इन दोनों महासागरों पर वायुदाब की स्थिति इसके उलट होती है। जब वायुदाब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पर अधिक होता है तथा हिंद महासागर पर निम्न या कम होता है तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून अधिक कमज़ोर होता है। इसके विपरीत स्थिति में मानसून के ताकतवर होने का अक्सर अधिक होते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक स्थिति अंशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ, स्थलकृत मानसून पवनें, ऊपरी वायु परिचालक, पश्चिमी विलोम व उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एल नीनो का निर्माण तथा दक्षिण दोलन। मानसून की अवधारणा एवं क्रियाविधि। मानसून से तात्पर्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ऐसे पवनों के तरंग तंत्र है जिसमें ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में पवन अपनी दिशा पूर्णतः पलट लेती है। शीत ऋतु में वह पवनें स्थल से समुद्र की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इसलिए मानसून पवनों के प्रभाव प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, जबकि शीत ऋतु में सामान्यतः शुष्क होती है। मानसून से तात्पर्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के ऐसे पवनों के तंत्र है जिसमें ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में पवनें अपनी दिशा पूर्णतः पलट लेती हैं। परंपरागत विचारधारा के अनुसार स्थल व समुद्र जल के गर्भ होने की प्रवृत्ति में अंतर के कारण मानसून का जन्म होता है। ग्रीष्मकाल में स्थल और ऊंचे तापमान के कारण महाद्वीपों पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और पवनों के निकटवर्ती महासागरों से स्थल की ओर चलने लगती है। ये पवनें समुद्री भागों में पैदा होती है। अंत ग्रीष्मकाल में पर्याप्त वर्षा करती है। दूसरी ओर शीतकाल में प्रायद्वीपीय निकटवर्ती महासागरों की तुलना में अधिक ठंडे हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीपों में उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। इसलिए शीतकाल में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। चूँकि ये पवनें महाद्वीपों की विशेषताएं लिए हुए होती है, अंत शुष्क होती है और वर्षा नहीं करती। मानसून के इस परंपरागत सिद्धांत की जर्मन मौसम वैज्ञानिकी फ्रोन ने आलोचना की है। इसके विचार से भूमंडलीय स्तर पर पवनों की दिशा में मूल परिवर्तन के लिए मात्र स्थलीय व समुद्री भागों के भिन्न प्रकार से गर्भ होना काफ़ी नहीं है। उसने मानसून की उत्पत्ति को सूर्य की सीधी किरणों से खिसकने के प्रभाव से वायुदाब व पवन पेटियों के मौसम के अनुसार खिसकने के आधार पर स्पष्ट किया है। ये सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणों को ग्रीष्म ऋतु में उच्च की ओर कर्क वृत्त पर लंबवत पड़ती है तब उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र ITCZ भी उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में एक निम्नदाब क्षेत्र बन जाता है। ये निम्नदाब इस प्रदेश के उच्च तापमानों के कारण और अधिक गहन हो जाता है। यह निम्न दाब क्षेत्र महासागर से वायु
को दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय भूभाग की ओर खींचता है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है और भारत के उत्तरी भागों में उच्च दाब विकसित हो जाते हैं। यह उच्च दाब पेटी के विषुववृत्त वृत्त की ओर खिसकने और अधिक गहन हो जाते हैं। उत्तरी भारत के इस उच्च दाब के कारण पवनें उत्तर पूर्वी मानसूनों के रूप में चलने लगती है, जिसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इससे भी अधिक नवीन अवलोकन के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति स्थल व समुद्री भागों के भिन्न रूप से गर्म होने तथा दबाव व पवन पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के अलावा अन्य अनेक कारकों से प्रकाशित होती है। इसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी तथा उष्णकटिबंधीय प्रमुख जेट वायुधाराएं हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट वायुधारा शीतकाल में भारत के ऊपर चलती है। इससे उत्तरी भारत के उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार यह उत्तर पूर्वी मानसून पवनों को अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करती है। ये जेट वायुधारा ग्रीष्म ऋतु में भारत में दूर उत्तर की ओर खिसक जाती है तथा इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वायुधारा का विकास हो जाता है। इस जेट वायुधारा का आगमन भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आरंभ होने के साथ ही होता है। परंपरागत मत के अनुसार स्थल व जलीय भागों के भिन्न प्रकार से गर्म होने के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। जर्मन मौसम वैज्ञानिकी के अनुसार मौसम की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वायु दाब व पवन पेटियों का खिसकना है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि भारतीय मानसून पवनों की उत्पत्ति के लिए अनेक कारक उत्तरदायी है, जिसमें से महत्वपूर्ण जेट वायुधारा है। भारत में ऋतु चक्र। अब तक आप ये जान चुके हैं कि पवनों की दिशा में पूर्ण परिवर्तन मौसम पवनों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण। ये परिवर्तनशील मानसून पवनें वर्षा के दौर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसलिए विस्तार से ये जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण भारत में विभिन्न ऋतुओं में मौसमी दशाएं कैसी रहती है। भारत में जलवायु के अनुसार वर्ष को निम्न 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई दक्षिणी भारत में तथा मार्च से जून उत्तरी भारत में। आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसून की ओर ऋतु जून से सितंबर। पीछे हटती दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु अक्टूबर और नवंबर। शीत ऋतु उत्तर भारत में ये ऋतु प्रायः नवंबर से अंतिम सप्ताह में आरंभ हो जाती है। देश के अधिकतर भागों में जनवरी व फरवरी सबसे अधिक ठंडे महीने होते हैं, क्योंकि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर वृत्त और लंबवत चमकता है। इन महीनों में उत्तर के मैदानों में पर्वतीय प्रदेशों में दैनिक औसत तापमान 21 सेल्सियस से कम रहते हैं। कभी कभी रात का तापमान हिमक से नीचे चला जाता है। इससे पाला पड़ता है। पाले से वितरित प्रदेश में खड़ी फसलों का नुकसान होता है। उत्तर से दक्षिणी की ओर जाने पर तापमान में क्रमिक वृद्धि होती है। निम्न तापमान के कारण उच्च तापमान क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। इस वायुदाब के कारण उत्तर पूर्वी अपतट स्थलीय पवनें चलती है। उत्तरी मैदानों में उच्चवत्त के कारण इन पवनों की दिशा मछुआ होती है। ये स्थानीय पवनें ठंडी व शुष्क होती हैं। अंत शीत ऋतु में देश में अधिकांश भागों में वर्षा नहीं करती, यद्यपि यही पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके जब कोरोमंडल तक पर पहुंचती है तो वर्षा करती है। इस ऋतु का एक अन्य लक्षण अवदावों का एक के बाद एक आगमन है। इस अवदावों को पश्चिमी विषुवझोम कहते हैं, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में विकसित होते हैं। ये अवदाव पश्चिमी जेट वायुधारा के साथ चलते हैं। इराक व पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए एक लंबी दूरी तय करके भारत में यह मध्य दिसंबर के आसपास पहुंचते हैं।
इनके आने से तापमान में वृद्धि होती है तथा उत्तरी मैदानों में हल्की वर्षा होती है। इसके कारण पश्चिमी हिमालय तथा इसके साथ ही लगी श्रेणियों में विस्तृत हिमपात होता है। कभी कभी इसने होने वाली ओला वितरित से ऊपर पश्चिमी मैदानों में खड़ी रबड़ी की फसलों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इन अवदावों से होने वाली हल्की वर्षा खड़ी फसलों विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक महत्व की होती है। इन अववादों के गुजरने के बाद शीत लहरें आती है जिससे तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। भारत का तापमान शीतकाल। देखिए इस चित्र को, मानचित्र को आराम से देखना। चित्र 17.3 भारत तापमान शीतकाल। भारत वायुदाब व पवनों की दिशा लौटते मानसून के दौरान। चित्र 17.4 वायुदाब में पवनों की दिशा। प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु इतनी स्पष्ट नहीं होती। इसके भाग में जनवरी माह के औसत मानसिक तापमान 20 सेल्सियस से अधिक रहते हैं। इसके अलावा तटीय मैदानों में कोई भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि तिरुवनंतपुरम के जनवरी के औसत मानसिक तापमान 27 सेल्सियस से स्पष्ट है, लेकिन चेन्नई में दिसंबर व जनवरी के आरंभ में औसत मानसिक तापमान 25 सेल्सियस से रहता है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों से यहाँ इस समय वर्षा होती है जो तापमान की गिरावट में सहायक होती है। शीत ऋतु की महत्वपूर्ण विशेषताएं। शीत ऋतु में ऊपर में निम्न तापमान तथा दक्षिण भारत की ओर तापमान में क्रमिक वृद्धि। इस ऋतु में ठंडी शुष्क उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती है। देश के अधिकांश भागों में शुष्क मौसमी दशाएं पाई जाती है, परंतु कोरोमंडल तख्त पर वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी मैदानों में हल्की वर्षा होती है तथा हिमालय की श्रेणी पर हिमपात होता है। ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तर के मैदानों में तापमान बढ़ने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो शीघ्र ही ग्रीष्म ऋतु का रूप ले लेती है। ग्रीष्म ऋतु जून के अंत तक रहती है। इस ऋतु में तापमान उत्तर की ओर बढ़ता है तथा उत्तर के मैदानों के अधिकांश भागों में कई माह में लगभग 45 सेल्सियस हो जाता है। दोपहर के बाद धूल भरी आंधियों और लू का अचानक ग्रीष्म ऋतु में विशिष्ट लक्षण है। लू गर्म और शुष्क पवनें हैं। ये मई व जून के महीनों में उत्तरी मैदानों में चलती है। लू लगने से प्रति वर्ष सैकड़ों लोग मर जाते हैं। देश के कुछ उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन का तापमान कभी कभी 45 सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। इस ऋतु में पवनों की दिशा परिवर्तनशील होती है। संपूर्ण देश में मौसम दशाएं सामान्य गर्म व शुष्क होती है। हालांकि धूल भरी आंधियों के कारण उत्तरी मैदानों में बंधाबंदी हो जाती है। केरल, पश्चिम बंगाल और असम में हल्की वर्षा होती है। केरल के मानसून पूर्व की ओर वर्षा को ओम वृष्टि के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में असम में इसे काली बैसाखी कहते हैं, बैसाखी कहते हैं। कभी कभी पवनों की तीव्र गति के कारण इसके धनजन की अधिक हानि होती है। ग्रीष्म ऋतु के स्पष्ट लक्षण हैं गर्म व सूक्ष्म मौसम। लू एक गर्म सूक्ष्म पवन का उत्तरी मैदानों में चलना, कभी कभी बूंदाबांदी, दोपहर बाद धूल भरी आंधियाँ तथा केरल में ओम वृष्टि, पश्चिम बंगाल व असम में काल बैसाखी के रूप में वर्षा। भारत तापमान ग्रीष्म ऋतु में। चित्र 17.5 तापमान ग्रीष्म ऋतु में। भारत वायुदाब एवं पवनें। दक्षिण पश्चिमी मानसून। चित्र 17.6 भारत वायुदाब और पवनें। दक्षिण पश्चिमी मानसून। आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा इस ऋतु में होती है। इस दक्षिण पश्चिमी मानसून जो केरल तक पर जून के महीने सप्ताह में पहुंचता है के आगमन से आरंभ होती है। ये पवनें भारत में अधिकांश भागों में मध्य जुलाई तक पहुंच जाती है। ये ऋतु सितंबर माह तक रहती है। आर्द्रता से लदी इन गर्म पवनों में मौसमी दशाएं पूर्णतः बदल जाती हैं। इस पवनों के आगे
आने से अचानक वर्षा होने लगती है, जिससे तापमान काफ़ी कम हो जाता है। तापमान में यह गिरावट 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक होती है। अचानक होने वाली इस वर्षा को मानसून को टूटना या फटना कहते हैं। इस पवनों के आगमन में 1 या 2 हफ्ते की देरी हो जाती है। ये उत्तरी मैदानों तथा हिंद महासागर पर वायु दाब की दशाओं पर निर्भर करता है। वायु की प्रायद्वीपीय आकृति इन दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाओं में विभाजित करती है, अरब सागर की शाखा तथा पश्चिम बंगाल की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा भारत में पश्चिमी तट से अवरोध पाकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें पूरी ढलानों पर कम वर्षा करती है, क्योंकि उठते हुए उनके तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसलिए इस क्षेत्र को पृष्ठ छाया क्षेत्र कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक के आंतरिक भागों में, तेलंगाना में इस पवनों से कम वर्षा क्यों होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें सौराष्ट्र व कच्छ के तट से आगे बढ़ती हुई राजस्थान के उत्तर से गुजरती है और आगे चलकर खाड़ी की बंगाल की शाखा से मिल जाती है। ये पवनें इन राज्यों में पश्चिमी हिमालय प्रदेश में दूर तक वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी हिमालय श्रेणियों से अवरोध पाकर 2 उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा ओर बढ़ती है तथा वह ब्रह्मपुत्र घाटी व भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में भारी वर्षा करती है। दूसरी शाखा उत्तर पश्चिम की ओर गंगा घाटी व हिमालय की श्रेणियों के साथ आगे बढ़ती हुई दूर दराज के क्षेत्र में पश्चिम की ओर भारी वर्षा करती है। इस प्रदेश में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कम होती जाती है, क्योंकि इन पवनों की आर्द्रता में क्रमिक कमी आती रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता। ये पवनें भारतीय तट पर सामान्यतः जून से पहले सप्ताह में पहुंचती है, लेकिन उसके आगमन और वापस लौटने का समय निश्चित नहीं होता। वर्षा काल में सूखे के दौरान भी आते हैं। इन सूखे के दौर में कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी ये पवनें कुछ प्रदेशों के ऊपर से गुजर जाती है और वर्षा नहीं करती। भारत वर्षा। दक्षिण पश्चिमी मानसून। चित्र 17.7 दक्षिण भारत दक्षिण पश्चिम मानसून। वर्षा की मात्रा तथा समय में वर्षा व सूखों के दौरों के समय में हर दर साल विभिन्नता पाई जाती है। इसे मानसून का मनमौजी होना कहते हैं। ये पवनें सितंबर के अंत तक पीछे हटने लगती है, लेकिन कभी कभी यह अक्टूबर माह तक पीछे हटती है या कभी सितंबर से पूर्व से पीछे हट जाती है। भारत में उत्तर पश्चिमी भागों में निम्न दाब की दशाएं तथा भारत को घेरे हुए जलीय भागों पर उच्च दाब की दशाएं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में पवनों की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। इससे विपरीत प्रदेशों में वर्षा होती है, लेकिन वर्षा काल के बीच में सूखे के दौर भी आते हैं। मानसून जून के महीने सप्ताह में आता है तथा सितंबर के अंत तक पीछे हटने लगता है। इस ऋतु में मौसम सामान्यतः गर्म व आर्द्र होता है। पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी भारत से सितंबर के पहले सप्ताह के पीछे हटने लगते हैं, जहां वह सबसे अधिक अंत में पहुंचते हैं। इन पवनों के पीछे हटने का मुख्य कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना है। सूर्य का विषुववृत्त की ओर आभासी गति तथा विस्तृत वर्षा का कारण तापमान के गिरने के साथ वायुदाब धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है। वायुमंडलीय दाब के ढांचे में परिवर्तन के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटता है। इसलिए इस अवधि को दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इस ऋतु में स्वस्थ मौसमी दशाएं पाई जाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के निम्न दाब का दौर क्षेत्र अक्टूबर के अंत तक बंगाल की खाड़ी के मध्य
स्थानांतरित हो जाता है। इन स्थायी दशाओं के कारण बंगाल की खाड़ी का अत्यधिक तीव्र चक्रवाती तूफान पैदा होते हैं। ये चक्रवाती तूफान भारत में पूर्वी तट के साथ साथ तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा करते हैं। कभी कभी अत्यधिक तीव्रता वाले तूफानों से खड़ी फसलों, पशुओं, संपत्ति, यातायात, संचार व विद्युत लाइनों की भारी क्षति होती है। तमिलनाडु तक अपनी वर्षा का अधिकांश भाग अक्टूबर व नवंबर या मानसून के पीछे हटने की ऋतु में प्राप्त करता है। उत्तर पश्चिमी भाग के निम्नदाब क्षेत्र का कमजोर होना, संपूर्ण भारत में तापमान का गिरना, निम्नदाब क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफानों का पैदा होना, जिससे भारत में पूर्वी तटीय मैदानों क्षेत्रों में फसलों व संपत्ति की क्षति होना। वार्षिक वर्षा का विवरण मानचित्र का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा के वितरण में प्रदेशीय विभिन्नताएं काफ़ी स्पष्ट। वर्षा के विवरण मानचित्र से ये स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग व राजस्थान के धुंध पश्चिमी भागों में वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरी ओर पश्चिमी तटीय मैदानों, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों के शिलंग पठार पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी जैंतिया के दक्षिणी ढलानों, खासकर चेरापूंजी घाटी में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर की समवर्ष रेखा गुजरात के दक्षिणी तट से आरंभ होकर पश्चिमी घाट के तट के समांतर चलती हुई कन्याकुमारी तक जाती है। पश्चिमी घाट के पूर्व में वर्षा अचानक 60 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जम्मू व कश्मीर के दक्षिण पश्चिमी भागों से आरंभ होकर पूर्व की ओर इलाहाबाद तक जाती है, जहां से वह पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पश्चिम मध्य पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तर आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई विशाखापट्टनम के पास पूर्वी तट पर मिलती है। इस समवर्षा रेखा के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम में शीत क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। कोरामंडल तट के कुछ भागों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाने वाले भाग कृषि के लिए सिंचाई के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। भारत औसत वार्षिक वर्षा चित्र 17.8 भारत औसत वार्षिक वर्षा। कोलकाता से अमृतसर की ओर जाने पर वर्षा कम होती जाती है। दक्कन के पठार पर तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा कम होती जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में उत्तर पश्चिमी भागों की तुलना में वर्षा अधिक होती है। पवन विमुख ढलानों की तुलना में वर्षा अधिक होती है। भारत में खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा के वितरण का उच्चवक्ष से गहरा संबंध है। अंत इस वर्षा को उच्चवक्ष या पर्वतकृत वर्षा भी कहते हैं। मोटे तौर पर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर अधिक वर्षा प्राप्त करने के अक्सर उन स्थानों की तुलना में अधिक होते हैं जो कम ऊंचाई वाले। वर्षा की मात्रा, आर्द्र पवनों की दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। भारत की मानसूनी एकता ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि जलवायु दशाओं में प्रादेशिक विभिन्नता के होते हुए भी भारत में जलवायिक एकता है। जलवायु संबंधित एकता का अर्थ है कि भारत के विभिन्न भागों में मौजूद मौसमी दशाएं वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग एक सी ही रहती है। भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि भारत की जलवायु संबंधित एकता बनाए रखने में मानसूनी पवनों का अधिक प्रभाव है। ये जलवायविक एकता मौसमी व मानसून पवनों के विनियमित चलने तथा हिमालय पर्वतमालाओं के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है। पूर्व वर्णित दो कारकों से फलस्वरूप भारत की मानसूनी एकता प्रकट हुई है। यह भारत के आम लोगों के जीवन प्रवृत्तियों को क्रियाकलापों के परिलक्षित होती है। यह है भारत की मानसूनी एकता।
ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि जलवायु दशाओं में प्रादेशिक विभिन्नता के होते हुए भी भारत के जलवायिक एकता है। जलवायु संबंधित एकता का अर्थ है कि भारत के विभिन्न भागों में मौजूद मौसमी दशाएं वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग एक सी ही रहती है। भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भारत की जलवायु संबंधित एकता बनाए रखने में मानसूनी पवनों का अधिक प्रभाव है। यह जलवायिक एकता मौसमी या मानसून पवनों के नियमित चलने तथा हिमालय पर्वतमालाओं के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है। पूर्व वर्णित दो कारकों के फलस्वरूप भारत की मानसूनी एकता प्रकट हुई है। यह भारत के आम लोगों की जीवन प्रवृत्तियों व क्रियाकलापों में परिलक्षित होती है। ये है ऋतुलय, गर्भ, आर्द्र व शीत ऋतुओं का क्रम भारत के लोगों के जीवन प्रवृत्तियों व आर्थिक क्रियाकलापों को निम्न रूपों में प्रभावित करता है। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के किसान मानसून के आगमन पर कृषि से संबंधित क्रियाएं जैसे खेतों का जोतना, बीज बोना, रोपण आदि आरंभ करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के खरीफ की फसलों जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, कपास व गन्ना का स्वरूप वहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा का प्रतिफल है। शीत ऋतु में ठंडे व सिंचित क्षेत्रों की अरबी की प्रमुख फसल गेहूँ है, जबकि जौ, चना अथवा तिलहन उत्तरी तथा मध्य भारत के असिंचित क्षेत्रों की आम फसलें हैं। द्वितीय लोगों के वस्त्र के ऋतुओं द्वारा प्रभावित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भारत के लोग सूती कपड़े पहनते हैं, जबकि शीतकाल में खासकर उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के प्रदेशों के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तीसरे भाग के अधिकांश भागों में शुष्क ऋतु लंबी होती है। अंत जीवनदायिनी वर्षा ऋतु केवल कुछ ही महीनों की होती है। इसका भारत के लोगों की जीवन प्रवृत्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब मानसूनी बादलों से पानी की बूंदें प्यासी सूखी भूमि पर गिरती है तो उनके संगीत व जमीन से निकलने वाली खुशबू से संपूर्ण भारत के लोगों में एक से भावनात्मक व्यवहार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें भोजपुर की करजरी तथा ब्रज की मल्हार तथा अनेक अन्य रूपों में भारत के त्योहारों का ऋतुओं से गहरा संबंध है। उत्तरी भारत में बैसाखी का त्यौहार अरबी की फसल जब पक कर कटने के लिए तैयार होती है तब मनाया जाता है। शीतकाल में जब सूर्य मकर वृत्त पर लंबवत चमकता है तथा उत्तर के मैदानों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो लोहड़ी व मकर संक्रांति के त्यौहार मनाए जाते हैं, जबकि इनका दक्षिणी भारत में प्रतिरूप पोंगल है। भारत में होली बड़े धूमधाम से बसंत ऋतु में बनाई जाती है। चौथे वर्ष द्वारा पोषित निर्वाह कृषि भारतीय ग्रामीण समुदाय की सबसे प्राचीन क्रिया रही है। इसकी अर्थव्यवस्था वर्ष प्रतिदिन मानसून की उदारता पर निर्भर करती है, चाहे वह कितनी कम हो। अंत में मौसम दशाओं की ऋतुव्रत व प्रदेशी के विभिन्नताओं ने विभिन्न प्रदेशों को विविध फसलों को अलग अलग मात्रा में पैदा करने में सक्षम बनाया है। इससे सभी प्रदेश एक दूसरे पर निर्भर है। मानसून का तापमान विभिन्नताओं के बावजूद इस प्रकार की एकता स्थापित करना कोई कम महत्वपूर्ण सहयोग नहीं है। जल की आस। आप जानते हैं कि भारत में वर्षा साल के केवल 4 या 5 महीने होती है। इस प्रकार संपूर्ण भारत वर्ष के 7 या 8 महीनों तक शुष्क रहता है। वर्षा ऋतु में भी सूखे के दौर आम बात है। कृषि से संबंधित समाज के होने के कारण भारत के अधिकांश भागों में जल की आवश्यकता हर समय रहती है। यहाँ तक सबसे अधिक वर्षा पाने वाले चौरापुंजी के आसपास के क्षेत्रों को
कोंकण तथा केरल में लंबी शुष्क ग्रीष्म ऋतु में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। देश के सभी लोगों में रहने वाले लोगों को निर्वाह मानसून के बादलों की ओर लगी रहती है। मानसूनी वर्षा की प्रतीक्षा हर भारतवासी, चाहे वह वृद्ध हो या बालक, स्त्री हो या पुरुष, किसान हो या श्रमिक, सभी मानसूनी वर्षा की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे वह केवल ग्रामीण काल में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ही नहीं करते, बल्कि कृषि कार्यों को आरंभ करने के लिए करते हैं, जो ग्रामीण व शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का पोषण करते हैं। इसलिए मानसून विस्फोट का भारत के सभी स्थानों पर एक सहन स्वागत होता है। सूखा तथा बाढ़। भारतीय मानसूनी वर्षा का सबसे विरोधाभास ये है कि भारत का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी या पर्याय बाढ़ या अकाल से प्रभावित ना हो। सूखे का अधिक वर्षा पाने वाले भागों से असम व केरल में पड़ना आम बात है। इसी प्रकार भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क भाग, चाहे पंजाब हो या राजस्थान का मरुस्थल, बाढ़ों से युक्त नहीं। इसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पीने तथा जल विद्युत निर्माण के लिए जल के संरक्षण, नियंत्रण व एकत्रित करने की आवश्यकता है। आपने क्या सीखा? भारत एक विविध जलवायु वाला देश है। ये विभिन्नताएं तापमान, वायुदाब, पवनों एवं वर्षा की मात्रा के वितरण की विभिन्नताओं द्वारा स्पष्ट है। भारत के विभिन्न प्रदेशों की जलवायु को तय करने के लिए उत्तरदायी कारक उसकी स्थिति, अंशीय विस्तार, उच्चवत हिमालय का जलवायु विभाजन के रूप में कार्य, मानसून पवनें, ऊपरी जलवायु परिचालन, पश्चिमी विक्षोभ तथा चक्रवातीय तूफान हैं। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। इसका तात्पर्य ऋतु के लिए एवं ऋतुव्रत पवनों की दिशा बदलने से है। मानसून विज्ञान के अनुसार भारत की 4 ऋतुएं पाई जाती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ता दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु एवं पीछे हटते दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु है। इन ऋतुओं की विभिन्न विशेषताएं हैं जो मौसमी दशाओं को परिलक्षित करती है। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।